तो हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स देखेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आपका गॉस प्रमेय, पतले लेंस के लिए सूत्र जैसे प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉस प्रमेय से। तो पहला क्वेश्चन है कि गॉस या गाउसीय प्रमेय क्या है। ठीक है, तो गॉस या गाउसीय प्रमेय को हम लोग देखेंगे। तो गाउसीय प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इसको चारों तरफ से कोई कोस जो है घेरा हुआ है, चारों तरफ से कोई कोस घेरा हुआ है। तो इससे गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है, ये जो एस कोस है, मान लेते हैं कि ये कोस एस है, इस कोस एस से गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है वह आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका आवेश कितना है, Q। तो Q का 1/ε0 गुना बराबर होता है किसके, तो वैद्युत फ्लक्स के। तो आइए इसको हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग गॉस प्रमेय। इसका परिभाषा हो जाएगा आपका किसी बंद पृष्ठ S में से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गॉस या गाउसीय प्रमेय। कोई क्लोज पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, अब बंद पृष्ठ के मध्य में सेंटर में अगर कोई चार्ज हो, तो उस चार्ज का, जितने भी चार्ज घेरे गए हों, उस चार्ज का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे, प्रमाणित भी करना है। जाता है प्रश्न की गॉस प्रमेय को प्रमाणित करें, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग प्रूफ करके चेक करेंगे। तो गॉस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले एक हम कोस तैयार करेंगे। ये मान लेते हैं कि सेंटर है इस कोस का, ये केंद्र O है, और यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेंगे कि केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा गया है, जिससे कोस की दूरी R है। ठीक है, अब ये जो कोस यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, R है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कोस पर हमको वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। ये जो पूरा कोस है हमारा, ये इस पूरे कोस पर हमको वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। तो पूरे कोस पर ना फाइंड करके हम लोग सबसे पहले एक छोटे से हिस्से पर हम लोग वैद्युत फ्लक्स को फाइंड
करते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ले लेते हैं, ये वाला। तो एक छोटा सा हिस्सा ये ले लिए। तो इस छोटे हिस्से पर हम वैद्युत फ्लक्स फाइंड करते हैं। और पूरे कोष का नाम क्या है, यहाँ लिख देंगे, जहाँ कोष एस है, ठीक है। तो ये पूरे कोष जो है वो एस है, हमने एस ले लिया। तो ये छोटा सा हिस्सा है, तो ये छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ इसका इधर होगा, छोटा सा हिस्सा क्या होगा, तो एस अल्पांश के लिए हम लोग स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल डी यूज करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल डी एस। और यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे, यहाँ पर चार्ज है, तो विद्युतीय क्षेत्र जो है सतह के लंबवत होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह सतह के लंबवत होगा, यानी कि इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हर जगह आपका एक जैसा ही होगा, तो हम लोग ई फाइंड करेंगे। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होगा हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम बात करेंगे अल्पांश क्षेत्र पर वैद्युत फ्लक्स। इस छोटे से क्षेत्र पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इससे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेंगे। वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर ई इंटू एस। तो फाई बराबर ई इंटू एस, और यहाँ पर जो फाई है वह एक छोटे क्षेत्र की बात की जा रही है। ये जो छोटा हिस्सा है दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र की बात करिए तो छोटा सा क्षेत्र है। तो इससे गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स हैं वो भी छोटे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग डी लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपका ये ए ही रहेगा। और ये एरिया छोटा सा है, ये सरफेस जो है, ये सरफेस क्या है, छोटा सा है, तो यहाँ भी हम लोग डी का इस्तेमाल करेंगे। तो डी फाई बराबर आ गया ई इंटू डी एस। डी फाई बराबर ई इंटू डी एस। अब क्या करेंगे हम लोग, तो डी फाई बराबर, ये जो एरो का चिन्ह है इन पर, इनको हटाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका डॉट है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में जब एरो का साइन हम लोग डायरेक्शन हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी एस कॉस, और थीटा का मान होगा 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएस भी इधर है, डीएस भी इधर है, डीएस भी इधर है, और ई भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का मान 0 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। फिर से देख लीजिएगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मान लीजिए कि डीएस इधर है और ई भी इधर है, ई भी इधर है, तो यहाँ पर जो कोण बना, ये थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा।
इसलिए यहाँ पर हमने 0 डिग्री का इस्तेमाल किया है। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बराबर EDS और cos 0 का मान 1 होता है। तो डी फाई बराबर EDS 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये निकल के आ गया आपका डी फाई बराबर E/DS। अब हम क्या करेंगे, छोटे से पृष्ठ का हम लोग वैद्युत फ्लक्स फाइंड कर लिए हैं, वैद्युत, हाँ। तो अब हम इस पूरे कोस S की बात करेंगे कि पूरे कोस पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो अब हम लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाइंड करने के लिए जैसे हमारे पास ये सरफेस था आगे ऊपर फिगर में, तो ये छोटा सा हिस्सा लिए थे, ठीक है, जिसका नाम था DS। ये फिर एक छोटा सा हिस्सा है, फिर एक छोटा सा हिस्सा, फिर एक छोटा सा हिस्सा, फिर एक छोटा सा हिस्सा, फिर एक छोटा सा हिस्सा। तो ऐसे करके हम जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सरफेस S मिल जाएगा। यानी कि ये जो डी फाई है, इस डी फाई का हम लोग समाकलन कर देंगे। तो डी फाई इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर द इंटीग्रेशन हो जाएगा E/DS। अब यहाँ पर छोटे छोटे वैद्युत फ्लक्स का योग एक बड़े वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से छोटे छोटे वैद्युत फ्लक्स का योग एक बड़े वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो बड़ा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई बराबर, यहाँ पर जो E है इसका मान हम लोग रख देंगे। इसका मान ऊपर हमने देखा है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² इंटू DS, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 9×10⁹ इसका मान होता है, तो इसलिए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। यहाँ पर जो हमने Q चार्ज रखा था, ये चार्ज भी नहीं बदल रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो चार्ज को भी बाहर निकाल दिए। ये जो रेडियस है ये हर जगह आपका R ही रहेगा, तो रेडियस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो रेडियस को भी हम बाहर निकाल दिए। तो बच गया इंटीग्रेशन DS, ठीक है। और एक क्लोज पृष्ठ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लोज सरफेस यूज कर सकते हैं। तो फाई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। और यहाँ पर फिर से जब आप अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे तो छोटे छोटे पृष्ठ का योग एक बड़े पृष्ठ के बराबर हो जाएगा, तो इसके बदले में आ जाएगा S। और S क्या है, तो गोलीय पृष्ठ का सतह है। S क्या है, तो गोलीय पृष्ठ का सतह है। तो हो गया आपका फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² इंटू, और S गोलीय पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 4πr²। अब 4πr² होता है, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R² से R² कैंसिल, तो बच क्या गया, तो बच गया आपका फाई बराबर, यहाँ बचा है Q और यहाँ बचा ये, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही जो है आपका वह क्या है, तो गॉस प्रमेय है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो हम लोग छोटे क्लास में जो पढ़े हैं ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, सेम वही है। उसी प्रकार आवेश भी संरक्षित होता है।
जैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार आप आवेश संरक्षण के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे लिखा जाए कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब यहाँ पर समझेंगे क्यों चार्ज को हम निर्माण नहीं कर सकते या नष्ट नहीं कर सकते। तो जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ किससे बना है? तो पदार्थ बना है अणु से। अणु किससे बना है? तो अणु बना है परमाणु से। और परमाणु किससे बना है? तो परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। तो किसी पदार्थ में ऑलरेडी पॉजिटिव और निगेटिव कण मौजूद होते हैं और जितने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होते हैं उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होते हैं। तो नंबर ऑफ जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और नंबर ऑफ चार्ज जो प्रोटॉन है ये दोनों बराबर होते हैं। तो प्लस माइनस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो कोई भी पदार्थ जो है उदासीन होता है। जैसे मान लीजिए हम लकड़ी को छू रहे हैं, दीवार को छू रहे हैं, तो इसमें हमें चार्ज की अनुभूति नहीं हो रही है। चार्ज अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है कि प्लस माइनस एक दूसरे की क्रिया समाप्त कर चुके हैं, प्रभाव समाप्त कर चुके हैं। लेकिन क्या उसमें प्लस माइनस नहीं है? क्या ये जो पदार्थ है क्या इसमें प्लस माइनस नहीं है? तो कहेंगे बिल्कुल है इसमें प्लस माइनस, क्योंकि ये पदार्थ है। अब पदार्थ किससे बना है? अणु से। अणु किससे बना है? परमाणु से। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो ऑलरेडी है इसमें। अब बस इसको हम घर्षण कराएं या प्रेरण कराएं तो इसमें जो चार्ज ऑलरेडी है वो एक्टिव हो जाता है। इसमें आपको उत्पत्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसका एक दूसरा परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ये विलगित निकाय क्या है? तो विलगित निकाय का मतलब है कि कोई वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसमें ना तो चार्ज को इंटर किया गया है और ना ही चार्ज उससे बाहर निकाला गया है, ठीक है। मतलब उससे पहले उसको आवेशित नहीं किया गया हो या अनावेशित नहीं किया गया हो। तो वैसे सिस्टम को, निकाय को हम लोग विलगित कहते हैं। तो किसी विलगित निकाय में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ, यहाँ फिगर पे देख रहे थे हम लोग
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज सेम होते हैं, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो मिल करके फाइनली क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी विलगित निकाय में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो आवेश का आप देख रहे हैं कि ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आवेश संरक्षित होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विभव मापी के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, तो 2-3 उपयोग हम लोग देख लेंगे, 1-2 ज़्यादा ही देखेंगे ताकि याद रहे। तो पहला उपयोग है कि विभव मापी जो है, लिखते चलेंगे हम लोग कि विभव मापी द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, तो विभव मापी का इस्तेमाल हम लोग दो बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस है, उस वोल्टेज डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग विभव मापी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, किसी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युतवाहक बल मापने के लिए, किसी सेल का विद्युतवाहक बल मापना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापना हो, ईएमएफ मापने के लिए हम लोग विभव मापी का उपयोग करते हैं। तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए, तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए भी हम लोग विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के अंदर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ से जो चार्ज आपका प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज वहाँ से जब गति करते हैं तो सेल के अंदर भी चार्ज को आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो उसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग विभव मापी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किरचॉफ के प्रथम नियम को लिखें। इसे नेटवर्क नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग लिखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि किसी बिंदु से जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बिंदु P है और यहाँ से धाराओं को गुजार रहा है। ठीक है, ये धारा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने धारा का नामकरण कर दिया, तो ये मान लेते हैं कि I1 है। ये I1 क्या कर रहा है, तो बिंदु की ओर जा रहा है, और ये धारा तो सेम जा रही है इसमें से, लेकिन बिंदु की ओर जा रहा है तो इसका नाम इन्होंने I1 कर दिया, अलग कर दिया।
और इसका नाम मान लेते हैं कि I2 कर दिया। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये जो I2 है वो बिंदु से, ये जो बिंदु P है इससे कहाँ जा रही है, तो दूर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I1 बराबर है किससे, किसके, तो I2 के। फिर एक और चार्ज ले लेते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। और यहाँ से गुजरने वाली जो धारा है इसका नाम हमने I3 रख दिया, और यहाँ से जो बिंदु को पार कर गया इसका नाम हमने क्या रख दिया, I4 रख दिया। तो यहाँ I3 जो है वह बिंदु की ओर जा रही है, और I4 जो है, ये जो धारा है वो बिंदु से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि I3 बराबर है किसके, I4 के। अब हम किरचॉफ की बात करेंगे तो किरचॉफ कह रहे हैं कि किसी बिंदु से गुजरने वाली, बिंदु P है, ठीक है, तो 1 2 3 4 धाराएं यहाँ से गुजर रही हैं, तो इन सभी का अगर योग किया जाए, जोड़ा जाए, तो कितना होगा, 0 होगा। तो इनकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंदु से गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। ये बात किरचॉफ ने कहा। कहीं कहीं पर किरचॉफ भी लिखता है, तो देख लीजिएगा। तो किसी बिंदु से गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब यहाँ पर किरचॉफ ने एक बात और कही है जो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि बिंदु की ओर, बिंदु की ओर जाने वाली धारा को पॉजिटिव तथा दूर जाने वाली को निगेटिव माना। अब किरचॉफ ने क्या किया है कि जो धाराएं बिंदु की तरफ जा रही थी उसको उन्होंने पॉजिटिव मान लिया है, और जो धारा बिंदु से दूर जा रही थी उसको उन्होंने निगेटिव मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि I1 जो है, छोटा करना दीजिए, I1 जो है वो बिंदु की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो I1 दिख रहा है आपको वह किधर जा रहा है, तो I1 बिंदु की तरफ, बिंदु P की तरफ जा रहा है। तो I1 को उन्होंने क्या मान लिया, तो पॉजिटिव मान लिया। I2 को क्या मान लिया, तो I2 ये जो धारा है वो बिंदु से, बिंदु P यहाँ पर है, इस P से क्या हो रहा है, तो दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो इसको क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। उसी तरह हम I3 की बात करेंगे तो I3 ये जो धारा है यहाँ पर, ये धारा बिंदु की तरफ जा रही है, इधर जा रहा है, तो इसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। और I4 की बात करेंगे तो I4 क्या होगा, तो I4 यहाँ से बिंदु से दूर जा रहा है, तो इसको हमने क्या मान लिया, निगेटिव मान लिया। तो इस तरह से किरचॉफ ने बिंदु की तरफ जाने वाली धाराओं को पॉजिटिव माना है, और बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को इन्होंने निगेटिव माना है, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। किरचॉफ के अनुसार सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0, ठीक है। ये 0 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। इसके बदले में हमें ऐड करके 0 ला देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
I1 पॉजिटिव है, I1 पॉजिटिव है तो I1 लिख दिए। I2 नेगेटिव है, I2 नेगेटिव है तो यहाँ पर I2 को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव लिख दिया। प्लस I3 पॉजिटिव है तो I3 को हमने पॉजिटिव लिख दिया। I4 क्या है, तो I4 यहाँ पर निगेटिव है तो I4 को यहाँ पर हमने निगेटिव लिख दिया। तो I4 को हमने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका I1, आइए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा I4। अब हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि I1 बराबर है, ये वाला I1 बराबर है, I1 बराबर है I2 के, और I3 बराबर है किसके, I4 के। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो I1 माइनस, हमने यहाँ पर अभी देखा कि I1 बराबर है I2 के और I3 बराबर है I4 के, ठीक है। तो I2 के जगह पर हम लोग किसको लिख सकते हैं, I1 को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया I1 प्लस I3 माइनस, I4 के बदले में I3 को लिख सकते हैं तो माइनस I3। तो I3 से I3 कट गया, I1 से I1 कट गया, तो फाइनली कितना मिला, तो 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये किरचॉफ की बात को हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। तो आइए लॉरेंज बल को हम समझते हैं पहले। तो ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में कोई चार्ज मौजूद है Q। अब कोई चार्ज यहाँ पर मौजूद है Q आपका, तो Q जो मौजूद है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में एक चार्ज जो है एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक चार्ज है Q और इस Q वाले एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी बल लगेगा चार्ज पर और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी चार्ज पर बल लगेगा। तो फाइनली ये जो Q है वह दो बल को अनुभव करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है और दूसरा फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई हो रहा है। तो यही जो नेट फोर्स है, कुल बल जो इस पे चार्ज पे काम कर रहा है, इसी कुल बल को लॉरेंज बल कहा जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग भाषा में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग लॉरेंज बल, लिख के अंडरलाइन कर लेंगे। लिखेंगे कोई आवेश ऐसे क्षेत्र में उपस्थित है जहां विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित हो और इनके द्वारा आवेश पर लगाया गया कुल बल
लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मिलकर के जितना फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स को लॉरेंज बल कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो आपका F लग रहा है, और ये F किसके किसके द्वारा लग रहा है, तो ये फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और ये फोर्स लगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो F बराबर आ गया Fe प्लस Fm। ठीक है, तो यही जो F है वह क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगा फोर्स के एडिशन है, इसलिए ये फोर्स जो है वह क्या है, तो लॉरेंज बल है। अब इसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को कैसे कर सकते हैं, तो Fe का फॉर्मूला होता है, Fe बराबर होता है Q इंटू ई, सॉरी एक सेकेंड, तो Fe का फॉर्मूला होता है आपका Fe बराबर होता है Q इंटू ई, और Fm का भी फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, तो इस दोनों फार्मूला का यहाँ पर हम लोग अगर इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा आपका, तो हो जाएगा F बराबर, और Fe के बदले में ये लिख देंगे हम लोग Q इंटू ई प्लस Fm के बदले में हम लोग ये लिख देंगे, तो Fm बराबर हो गया Q इंटू V क्रॉस B। तो F बराबर, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, Q को कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, लॉरेंज बल है, और इसको ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्रांतिक कोण है, उसका डेफिनेशन बताना है। तो क्रांतिक कोण है क्या, तो इसके लिए हमें दो मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सघन माध्यम और विरल माध्यम, और हम सघन माध्यम से लाइट को गुजारेंगे, और इस प्रकार से उस लाइट को उस एंगल से गुजारेंगे कि जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये जो आपतन कोण है जिससे हमने गुजारा है, वही कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आइए इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा, ये लाइन का मतलब है कि इसके ऊपर मीडियम अलग है और नीचे मीडियम अलग है। तो ऊपर मान लीजिए हमने ले लिया विरल माध्यम, ठीक है, और जो नीचे हमने लिया यहाँ पर हमारा सघन माध्यम है। तो हमने विरल माध्यम और सघन माध्यम ले लिया। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम ले लिए, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण को गुजारेंगे, को नहीं किरण को गुजारेंगे। यहाँ से किरण को जब हम लोग गुजारेंगे तो ये लाइट जो है ये नॉर्मल के साथ यहाँ कोण बना रहा है, और इसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, आई से, और ये जो कोण है इसी को कहा जाएगा आपतन
आपतन आपतन कोण, ठीक है। तो ये आपतन कोण है और इस कोण को इस तरह से गुजारना है कि यहाँ से जो पास करने वाला, जैसे मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होने के बाद जो लाइट है वह 90 के एंगल बनाना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी 90 है, यहाँ पर नॉर्मल अभिलंब है, यानी कि 90 बनाने के लिए इस किरण को यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, इस सतह पर बेंड हो जाना चाहिए, इस पे बेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेंड हो जाएगा, तो ये एंगल कितना है, 90 है। तो ये 90 है, तो ये कहलाएगा कौन सा कोण, तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो प्रकाश को हम लोग सघन माध्यम से गुजारेंगे और आपतन कोण का मान ऐसा होना चाहिए जिससे अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री बन जाए। तो ये जो आपतन कोण है, यही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, यानी कि क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। अब क्रांतिक कोण का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होगा, सघन माध्यम से प्रकाश को गुजारने पर आपतन कोण का मान ऐसा होना चाहिए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि सघन माध्यम से प्रकाश को गुजारेंगे और ये ध्यान रखना है कि आपतन कोण का मान ऐसा होना चाहिए कि जो अपवर्तन कोण आए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो आपतन कोण है वही क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। और कब कहा जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एस्नेल का नियम यूज करेंगे। एस्नेल के नियम से, तो एस्नेल के नियम से, एस्नेल का नियम याद होगा आप लोग को, क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, और यहाँ पर दो मीडियम है तो एक को म्यू1 रख लीजिए और दूसरे को म्यू2 ले लीजिए। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है आपका म्यू2 बटा म्यू1। म्यू2 बटा म्यू1 होता है। और यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ सघन माध्यम है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका म्यू1 है और ये क्या है, आपका म्यू2 है, ठीक है। और इधर विरल माध्यम में हमने मान लिया कि हमने विरल माध्यम में क्या ले लिया, तो एयर ले लिया, और एयर का जो अपवर्तनांक है वह 1 होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। तो एस्नेल के नियम से आ गया साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको
साइन आई बटा साइन आर। म्यू टू क्या है, तो एयर है, और एयर का अपर्तनांक 1 होता है, तो 1 बटा म्यू वन। 1 बटा म्यू वन। साइन आई बटा साइन आर जो है अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण अभी आप देखें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तो आर का मान हमने 90 रख दिया, तो 1 बटा म्यू वन। तो साइन आई साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 बटा म्यू वन। तो आपका आ गया साइन आई बराबर 1 बटा म्यू वन। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू वन इंटू साइन आई, 1 में 1 से, तो हो जाएगा 1। तो नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये स्टेप हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। आई को यहीं छोड़ दीजिए, साइन को इधर भेजिए, तो साइन को जब इधर भेजें तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा म्यू वन। और हमने आपको बताया था, परिभाषा में आपने देखा कि आपतन कोण ही क्या है, तो क्रांतिक कोण है। कब क्रांतिक कोण है, कि 2 शर्तें हैं। पहला कि प्रकाश सघन माध्यम से गुजारना है, और दूसरा आपतन कोण का मान ऐसा होना चाहिए कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे, यानी कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है। तो आई को हम लोग क्रांतिक कोण में इंडिकेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सी क्रिटिकल एंगल। तो आई सी बराबर निकल के आ गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू वन। ठीक है, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स, और हम लोग मान लेते हैं कि सघन माध्यम कुछ भी हो, पानी हो सकता है एयर के मुकाबले में, कांच हो सकता है, बर्फ़ हो सकता है, तो मान लेते हैं उसका जो अपवर्तनांक है वो म्यू है, तो हो जाएगा 1 बटा म्यू। तो ये जो निकल के आया फार्मूला आई सी बराबर, यही फार्मूला क्या है आपका, क्रांतिक। ठीक है, ये क्रांतिक कोण का आपका फार्मूला है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पतले लेंस के लिए सिद्ध करें 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, तो ये हम लोग को सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो लेंस जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, साफ साफ कर रहा है कि लेंस जो है वो क्या है, पतला है, लेंस पतला है। अब पतले लेंस को जब हम लोग लेके चलेंगे तो उस पर हम उसके आंतरिक जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हम एक कल्पना करेंगे कि हमने लेंस को जूम किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, जूम करके हम लोग देख रहे हैं लेंस को। तो हम लोग आइए हम लोग लेंस बनाते हैं। तो ये बना दिए हमने लेंस। तो हम लोग लेंस बनाएंगे। ठीक है, अब लेंस जो होते हैं वह लेंस जो है वो 2 हिस्सा होता है। ठीक है, लेंस के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फिगर समझ लीजिएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिगर ध्यान समझना है। अब लेंस के ये हिस्से देखिए हम बांट रहे हैं, यहाँ बीच से। अब एक हिस्सा, एक सतह इसका इधर है और एक सतह इसका इधर है, 2 सतह है। तो इसके इधर वाले हिस्से को का जो मान लीजिए ऐसे करके इसको जब आप डेवलप करिएगा, तो यहाँ इसका प्रधान अक्ष होगा, प्रिंसिपल प्रधान अक्ष यहाँ से गुजरेगा,
और यहाँ पर इसका होगा सी, कर्वेटिव सेंटर होगा इस हिस्से का। और ये हिस्सा भी जब आप आगे करके ऐसे बढ़िएगा तो इसका भी कर्वेटिव सेंटर होगा इधर सी। तो इसको C1 मान लेते हैं और इसको C2 मान लेते हैं। अब ये जो हिस्सा है इस कर्वेटिव सेंटर की ये त्रिज्या होगी, तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। इस कर्वेटिव सेंटर की भी त्रिज्या होगी, तो इधर वाले को हम लोग R2 मान लेते हैं। तो इधर वाले को R1, इधर वाले को हमने R2 मान लिया, ठीक है। और मीडियम अलग अलग है, मान लेते हैं कि इधर मीडियम आपका एयर है, इधर मीडियम लेंस है, लेंस कांच का बना होता है, तो इधर आपका कांच है। और फिर यहाँ पर लेंस है, फिर इस साइड मीडियम। प्रकाश कहाँ जाएगा, एयर से गुजारेंगे हम लोग तो लेंस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मीडियम के रूप में आपको एयर मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर Nm मान लेते हैं। N आपका अपर्तनांक है, M क्या है, मीडियम है। और यहाँ लेंस मीटर कर रहा है तो इसको NL कह दिए, ठीक है, लेंस का अपर्तनांक। फिर यहाँ से लेंस का अपर्तनांक जब बाहर निकलेगा तो फिर से लेंस का फिर से लाइट कहाँ निकल जाएगा, तो मीडियम में निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, टर्न करके। यानी कि यहाँ पर प्रकाश के जो अपवर्तन होने वाले हैं, मीडियम जो चेंज होने वाले हैं, वो देखिए एयर से लेंस में जाएगा, फिर यहाँ लेंस से फिर कहाँ जाएगा, मीडियम में जाने वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फाइनली इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। तो आइए इसका फिगर हम लोग बनाएं। इस बात को ध्यान रखें जो भी पढ़े हम लोग। अब इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। देखिए, ठीक है, तो हमने लेंस बना दिया और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। और यहाँ से हम लोग गुजारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रधान अक्ष को हमने गुजार दिया। अब प्रधान अक्ष को गुजारा और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है। ऑलरेडी आप जान गए हैं कि यहाँ से लेंस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। अब ऑब्जेक्ट से किरण जा रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश गया, ठीक है। और यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है हमने क्या मान लिया, अपवर्तनांक क्या मान लिया, फ्रीक्वेंसी नहीं अपवर्तनांक क्या मान लिया, Nm। अब इसके बाद में यहाँ से लाइट इसके अंदर गया यहाँ से, तो यहाँ पर हम नॉर्मल डाल लेते हैं, अभिलंब डाल लेते हैं। हालांकि अगर ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश यहाँ से क्या होता, सीधे निकल जाता, लेकिन यहाँ पर लेंस है, मीडियम चेंज हो रहा है, प्रकाश विरल माध्यम से, इधर विरल माध्यम है, Nm आपका विरल माध्यम है, इधर कांच सघन माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से नॉर्मल डाल लेते हैं। तो नॉर्मल हमने डाल दिया। अब प्रकाश जो है, एक सेकंड, प्रकाश जो है यहाँ से नॉर्मल डालेंगे हम लोग। जब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये प्रकाश सीधे ना जा करके क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर यहाँ से ये पहला सतह, इधर वाला जो है, इधर वाला पहला सतह है, तो इस सतह 1 के द्वारा अपवर्तन होंगे। फिर इस साइड जब आधे हिस्से से जब इधर जाएगा तो लाइट का सामना होगा दूसरे सतह से, ठीक है। तो यहाँ से फिर से लाइट जो है वो चेंज होने वाला है, अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है। अब फिर से यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक नॉर्मल डाल देंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डाला।
अगर ये दूसरा सतह नहीं होता, दूसरा सतह अगर नहीं होता, इधर सतह 2 जो है नहीं होता, तो प्रकाश यहाँ से गुजरते हुए ये जाकर के यहाँ का मिल जाता, ठीक है, यहाँ जाकर लाइट मिलता। लेकिन दूसरा सतह है, एक बार और इसका अपवर्तन होगा आपका। अब यहाँ से प्रकाश जो है अब क्या हो रहा है, लेंस से बाहर निकल रहा है, लेंस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेंस का हमने अपवर्तनांक कितना मान लिया है, तो N मान लिया है। लेंस से बाहर निकल रहा है, यानी कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी कि प्रकाश अब अविलंब से दूर भागेगा। तो ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ से लाइट जो है दूर भागेगा, तो लाइट अब बेंड हो जाएगा इधर, ठीक है। तो लाइट आपका बेंड इधर हो गया। अब यहाँ पर ये यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका कर्वेटिव सेंटर 1 है, इधर इसका कर्वेटिव सेंटर 2 है, और जब यहाँ पर जब दूसरा सतह नहीं होता तो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, लेकिन दूसरा सतह है, इसलिए जो इमेज जो है यहाँ ना बन के कहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो इमेज है इसको हमने आई डैश कर दिया और इसको क्या रखा, आई रखा। अब क्या करेंगे, कोई भी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाता है, तो यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये आपका आई है, तो इस यहाँ से जो प्रतिबिंब दूरी है उसको किससे सूचित करेंगे, भी से। प्रतिबिंब दूरी है वह भी से इंडिकेट करेंगे, और ये भी आपका प्रतिबिंब दूरी है, ये आई डैश वाला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो भी डैश इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, तो यह फिगर है, इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। एक बार फिर से फिगर को आप समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर कि यहाँ से हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, और यहाँ से लाइट को गुजारा, तो यहाँ मान लीजिए एयर होगा या अन्य कोई मीडियम होगा, तो इसलिए हमने इसका अपवर्तनांक जो है क्या लिख दिया है, NM लिख दिया है। यहाँ से प्रकाश गया इस सतह पर, तो यहाँ से माध्यम चेंज होगा, तो माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा, तो यहाँ से हमने नॉर्मल डाल दिया, विलंब डाल दिया है। और हमने पढ़ा है कि विरल, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि अब अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से लाइट इधर ना जा कर के अविलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया है। फिर यहाँ से लाइट जो है, अगर ये दूसरा सतह, हमने बताया कि लेंस 2 हिस्सों में बना है, दूसरा सतह अगर नहीं होता तो लाइट आपका यहाँ जाता, आई डैश पर जाके मिलता। लेकिन दूसरे सतह होने के कारण प्रकाश का एक बार और अपवर्तन होगा, तो यहाँ से जब अब लाइट निकलेगा, तो इधर कांच है आपका, तो कांच से अब लाइट जो है एयर में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर लाइट जो है वह अविलंब से दूर भागता है। तो ये नॉर्मल हो गया इसका, अविलंब से यहाँ से दूर भाग गया। तो फाइनली जो इसका जो इमेज है, वस्तु का इमेज है, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर दूसरा सतह नहीं होता तो इमेज आई डैश पे बनता, और दूसरा सतह है इसलिए इमेज आई पर बना है, ठीक है। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसका जो कर्वेटिव त्रिज्या है वो R1 माना है हमने, और इधर वाले का हमने क्या माना है, तो R2 माना हुआ है। तो यहाँ पर और आ जाता है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वह वस्तु दूरी को हम लोग U से मान लिए,
और प्रतिबिंब दूरी को बी से इंडिकेट किया जाता है। तो पी आई की जो दूरी है, यहाँ पर जो पी आई डिस्टेंस है इसको हमने भी लिखा, और ये भी इमेज ही है आपका, तो इसको हमने क्या माना, भी डैश मान लिया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण का सूत्र, चाहे गोलीय सतह का सूत्र, गोलीय सतह का सूत्र। तो गोलीय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, और ये फॉर्मूला यहाँ पर तो नहीं बताया जा सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है आपका N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बटा R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो गोलीय सतह का सूत्र, स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो N2 बाई भी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई R होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे यूज करेंगे हम लोग। तो N2, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेंस के प्रथम सतह के लिए हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो लेंस के प्रथम सतह के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो N1 है वह पहला मीडियम है जहाँ से प्रकाश जा रहा है, और N2 जो है वह दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम सतह है, इधर लेंस है, और इधर हमारा मीडियम से ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट जा रहा था, तो ये क्या है, NM है। तो ये N1 और ये वाला N2 लेंगे हम लोग। तो N2 के बदले में क्या लिखिएगा, NL, तो हो गया N2 के बदले में हम लोग लिखेंगे NL। तो हो गया आपका NL बटा V प्रतिबिंब है। तो अगर ये पहले सतह की हम बात कर रहे हैं, और हमने बताया कि पहला सतह का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, तो आई डैश पे बन रहा है। ठीक है, दूसरा सतह होने के कारण रियल इमेज इसका आपका आई पे बना है, लेकिन दूसरा सतह नहीं होता तो इमेज कहाँ बनता आपका, तो आई डैश पे बनता। तो यहाँ से इसकी आई डैश की जो दूरी है वो कितना है, भी डैश है। तो भी प्रतिबिंब दूरी है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी हम कितना लेंगे, भी डैश। तो NL बटा भी डैश माइनस N1 क्या है, तो N1 यहाँ पर देख रहे हैं कि N1 के बदले में क्या लिखना है, NM लिखना है। तो NM बटा यू बराबर फिर से N2, तो N2 के बदले में NL, तो NL माइनस N1 के बदले में NM बटा, और फर्स्ट सतह का जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। तो NL माइनस NM बटा R1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम बात करेंगे लेंस के दूसरे सतह के लिए। ठीक है, अब लेंस के दूसरे सतह को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो
ये हो गया इसका दूसरा सतह, इधर वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, और यहाँ से जो लाइट है वो जा रहा है इधर आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका NL, और इधर वाला हो गया NM। तो यहाँ से प्रकाश NL से जा रहा है, तो ये हो जाएगा N1, इधर जा रहा है आपका, तो ये हो जाएगा N2। तो इस बार N1 बराबर NL लेना है और N2 बराबर NM लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपका क्या, तो फॉर्मूला है आपका N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, तो N2 के बदले में देख रहे हैं ना, N2 के जगह पर हमें कितना लेना है, NM लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि N2 के जगह पर हम लोग NM लिखेंगे। तो N2 के जगह पर लिख दिया हमने NM बटा V। प्रतिबिंब क्या है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब दूरी दूसरे सतह के लिए जो इमेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा सतह जब मौजूद था तो इमेज कहाँ बना था, I पर, और नहीं था तो I डैश पर। अगर नहीं होता तो I डैश पर बनता, और होने के कारण इमेज कहाँ बना, I पर। तो I की जो दूरी है वो कितनी है, I की जो डिस्टेंस है वह कितना है, तो V है। I का जो दूरी है वो कितना है, V है। ठीक है, तो इस V डिस्टेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अब V के जगह पर हम लोग कितना इस्तेमाल करें, तो V के जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे V माइनस N1 के जगह पर यहाँ पर देख रहे हैं कि N1 के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, NL। तो NL बटा U क्या है, अब U को समझना है कि दूसरा सतह होने के कारण यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो काम है वो I डैश ही कर रहा है। याद रखिएगा, लेंस के दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट का जो काम है वह पहले सतह का प्रतिबिंब करता है। लेंस के दूसरे सतह के लिए, फिर से सुन लीजिए, लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु का जो कार्य है वह पहले सतह का इमेज करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो काम है ये नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, तो I डैश करेगा। तो I डैश की दूरी कितनी है, तो I डैश की जो दूरी है वो V डैश है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर से एक बार बोल देते हैं कि लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम पहले सतह का इमेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु दूरी है हम क्या लेंगे, V डैश लेंगे बराबर N2। तो N2 के बदले में क्या लिख दें, तो NM माइनस N1 के बदले में क्या लिख दें, NL। अब बटा इसका कर्वेटिव सेंटर कितना है, R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या करना है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। ठीक है, दोनों समीकरण को हम लोग को ऐड कर देना है। तो आइए ऐड करते हैं। LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मोटा ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा पतला हो गया। तो यहाँ पर जो LHS है, यहाँ पर जो LHS है और ये LHS है, इनको जोड़ते हैं तो LHS हो जाएगा आपका N LHS हो जाएगा आपका NL बटा
एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा इसको मोटा करने दीजिए ये वाला हिस्सा। तो ये LHS है आपका, ये वाला यूज करेंगे हम लोग, NL/V' माइनस NM/U प्लस इसका LHS ये जोड़ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर LHS है NM/V माइनस NL/V'। ठीक है, तो LHS को हमने ऐड कर दिया है, तो LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो RHS हम लोग ले लेते हैं, तो RHS कितना है, तो इसका जो RHS है फर्स्ट समीकरण में RHS यहाँ पर देख रहे हैं, RHS है आपका NL माइनस NM/R1 प्लस, और ये सेकेंड का RHS है, जोड़िए इसको, तो NM माइनस NL/R2। ठीक है, अब यहाँ पर NL/V', यहाँ देखिए NL/V', NL/V', एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गए। ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो NM बटा V, ये वाला माइनस है तो लिख देंगे माइनस NM/U बराबर, इधर देखिए NL माइनस NM है, NM माइनस NL है, दोनों सेम चीज़ है, बस उल्टा है। तो लोग क्या करते हैं, तो NL माइनस NM/R1, यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा, जैसे माइनस लेंगे तो NL माइनस NM/R2। ठीक है, मैंने माइनस ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी NM है, यहाँ भी NM है और यहाँ भी NM है, तो NM को हमने कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U बराबर, यहाँ देखिए NL माइनस NM, तो कॉमन निकाल दिया हमने, तो NL माइनस NM कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 1/R1 माइनस यहाँ बचा 1/R2। अब आपको याद होगा कि लेंस सूत्र, यहाँ पर लेंस सूत्र लगा दीजिए, तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, लेंस का सूत्र होता है। तो इस लेंस सूत्र को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो हो जाएगा NM इंटू 1/V माइनस 1/U बराबर क्या लिख लेंगे, 1/F बराबर NL माइनस NM इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो हो गया आपका 1/F बराबर, NM को इधर भेज देंगे हम लोग, NM को इधर भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा NL माइनस NM/NM इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आ गया आपका 1/F बराबर
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा NL बटा NM माइनस NM बटा NM इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। NM कैंसिल हो गया तो 1/F बराबर NL माइनस NM को, ठीक है। ये एक अब दो मीडियमों का आपका अपवर्तनांक, दो मीडियमों का अनुपात है और दो मीडियम के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक से म्यू से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हमने म्यू ले लिया। म्यू माइनस इसका मान हो जाएगा 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने मंगा दिया है। 1/F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। और ये जो है यहाँ पर आ जाइए, तो ये पतले लेंस के लिए हम लोग को फार्मूला फाइंड करना था। पतले लेंस के लिए सिद्ध करें कि 1/F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, जो यहाँ पर हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/F इंटू 1/F बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर पतले लेंस के लिए अपने फार्मूला को प्रमाणित कर दिया है।